नमस्ते स्टूडेंट्स। चलो आज हिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर की कहानी सुनते हैं जिसने सच पूछो तो पूरी दुनिया ही बदल दी। ये कहानी है छपाई की, यानी प्रिंट की। पता है, इसी की वजह से आज हमारे हाथों में किताबें हैं, मॉडर्न साइंस है और यहाँ तक कि हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये जोरदार सफ़र। एक मिनट सोचिए, आज कोई भी खबर, कोई भी आइडिया एक व्हाट्सएप मैसेज से सेकंड्स में पूरी दुनिया में फैल जाता है ना। लेकिन एक जमाना ऐसा भी था जब एक सोच को, एक आइडिया को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचने में सालों लग जाते थे। आखिर ये इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? इसी कैसे का जवाब है हमारा आज का चैप्टर, द प्रिंट रेवोल्यूशन। इस चैप्टर के सफर में हम 5 मेन चीजें समझेंगे। सबसे पहले, प्रिंट की चिंगारी कहां से शुरू हुई। फिर हम यूरोप चलेंगे, जहां इस चिंगारी ने एक आग लगा दी, एक क्रांति ला दी। उसके बाद हम भारत आकर देखेंगे कि यहां प्रिंट का क्या असर हुआ। फिर समाज पर इसके इम्पैक्ट को जानेंगे और आखिर में ये भी समझेंगे कि सरकारों ने इसकी ताकत को कंट्रोल करने की कोशिश आखिर क्यों की। तो अक्सर लोगों को लगता है कि प्रिंट की कहानी यूरोप से शुरू हुई, पर नहीं, इसकी शुरुआत हुई थी ईस्ट एशिया से। चलिए देखते हैं कि सबसे पहली किताबें कहां और कैसे छापी गई थीं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, ये डायमंड सूत्रा का एक पन्ना है। ये दुनिया की सबसे पुरानी प्रिंटेड किताबों में से एक है। ये AD 868 में जापान में छपी थी, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी, जिसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं, चाइना से आई थी। सिस्टम बड़ा सिंपल था, बिल्कुल एक रबर स्टैम्प की तरह। लकड़ी के ब्लॉक पर अक्षर खोदे जाते, उस पर इंक लगाकर कागज पर दबा दिया जाता। चाइना में तो इसका बहुत यूज होता था, खास करके सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की टेक्स्ट बुक्स छापने के लिए। तो सवाल ये है कि ये टेक्नोलॉजी चाइना से यूरोप तक पहुंची कैसे? इसका क्रेडिट जाता है मशहूर ट्रैवलर मार्को पोलो को। जब वो चाइना से इटली लौटे तो अपने साथ ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का आइडिया भी ले आए। उस दौर में यूरोप में किताबों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन हाथ से किताबों की नकल करने वाले लोग, जिन्हें स्क्राइब्स कहते थे, इतनी डिमांड पूरी ही नहीं कर पा रहे थे। इसका सल्यूशन तो प्रिंट से ही निकलना था। और यहां एंट्री होती है इस कहानी के हीरो की, योहान गुटेनबर्ग। जर्मनी के गुटेनबर्ग ने 1430s में दुनिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया। आइडिया कमाल का था। उन्होंने अंगूर से जूस निकालने वाली मशीन, यानी वाइन प्रेस, को मेटल के बने अक्षरों के साथ जोड़ दिया और इससे एक ऐसी मशीन बनी जो बहुत तेजी से और बहुत सारी किताबें छाप सकती थी। और इस प्रेस से जो पहली किताब छपी वो थी बाइबल। इस टाइमलाइन को देखो, इसमें कॉज और इफेक्ट बिल्कुल साफ दिखता है। मार्को पोलो आइडिया लाए, गुटेनबर्ग ने प्रेस बनाई। इसका इस्तेमाल करके मार्टिन लूथर ने चर्च को चैलेंज किया और इस चैलेंज से डरकर चर्च ने कुछ किताबों को बैन करना शुरू कर दिया। देखा कैसे हर इवेंट, हर घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। प्रिंटिंग प्रेस आने से समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। पहले लोग थे हियरिंग पब्लिक, मतलब ज्ञान सुनकर मिलता था। लोग कहानियां, कथाएं, गीत सुनते थे। लेकिन अब एक रीडिंग पब्लिक तैयार हो रही थी। लोग अब खुद किताबें पढ़ सकते थे, अकेले में। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सुनना बंद हो गया, बल्कि प्रिंट और ओरल कल्चर मिक्स हो गया। अब छपे हुए गीतों और कहानियों को लोग महफिलों में गाते और सुनाते थे। प्रिंट का शायद सबसे बड़ा असर पड़ा धर्म पर। जब मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च के कुछ रिचुअल्स के खिलाफ अपनी 95 थीसिस लिखी, तो प्रिंटिंग प्रेस ने उसकी हजारों कॉपीज रातों रात पूरे जर्मनी में फैला दी और यहीं से प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन की शुरुआत हुई। इसी ताकत को देखकर लूथर ने कहा था कि प्रिंटिंग प्रेस ईश्वर का सबसे बड़ा और अनमोल तोहफा है। चलिए अब यूरोप से इंडिया आते हैं। यहां प्रिंट आने से पहले ज्ञान का पूरा खजाना मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियों में था। ये ताड़ के पत्तों या हैंडमेड पेपर पर लिखी जाती थीं। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पांडुलिपियां बेहद खूबसूरत होती थीं, लेकिन इनकी 2 दिक्कत थीं। एक, ये बहुत नाजुक होती थीं और दूसरी, बहुत महंगी। इन्हें संभालना भी मुश्किल था और ये आम लोगों की पहुंच से तो बिल्कुल बाहर थीं। इसलिए ज्ञान कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित था। तो इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले 16th सेंचुरी में पोर्चुगीज मिशनरीज के साथ गोवा आया। उन्होंने लोकल लैंग्वेजेस में, जैसे कोंकणी और तमिल में, प्रिंटिंग शुरू की। लेकिन इंग्लिश प्रिंटिंग बहुत बाद में शुरू हुई और इंडिया का पहला अहम इंग्लिश न्यूज़पेपर था जेम्स ऑगस्टस हिक्की का बंगाल गज़ेट, जो 1780 में शुरू हुआ। 19वीं सदी तक आते आते इंडिया में प्रिंट विचारों का एक मैदान जंग बन गया था। राजा राम मोहन रॉय जैसे सोशल रिफॉर्मर्स ने अपने अखबार संवाद कौमुदी के जरिए सती प्रथा जैसी कुरीतियों पर एक पब्लिक डिबेट छेड़ दी।
इसी प्रिंट के जरिए देशभक्ति यानी नेशनलिज्म की भावना भी तेजी से फैली, क्योंकि लोकल लैंग्वेजेस के अखबार अंग्रेजी हुकूमत को जमकर क्रिटिसाइज कर रहे थे। प्रिंट ने सिर्फ लिखाई ही नहीं, एक नया विजुअल कल्चर भी पैदा किया। राजा रवि वर्मा जैसे आर्टिस्ट्स की पेंटिंग्स अब सस्ते प्रिंट्स और कैलेंडर्स की शक्ल में आम लोगों के घरों तक पहुंचने लगी। इससे आर्ट, मिथोलॉजी और नए नए आइडियाज उन लोगों के लिए भी एक्सेसिबल हो गए जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। प्रिंट की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि इसने उन लोगों को आवाज दी जिनकी आवाज सदियों से दबाई जा रही थी। औरतों ने अपने एक्सपीरियंसेस लिखने शुरू किए, जैसे रस सुंदरी देवी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन लिखी। निचली जातियों के लीडर्स जैसे ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी लिखकर जाति प्रथा पर हमला किया। मिल मजदूरों ने भी अपनी परेशानियों के बारे में लिखना शुरू कर दिया। अब देखिए, जब भी कोई नई ताकत उभरती है तो जो लोग पहले से पावर में होते हैं वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश जरूर करते हैं। ऐसा ही प्रिंट के साथ हुआ। अथॉरिटीज को डर था कि प्रिंट से बागी विचार फैल सकते हैं, इसलिए उन्होंने सेंसरशिप का सहारा लिया। इसका सबसे बड़ा, सबसे क्लियर एग्जाम्पल है 1878 का वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। ये एक ऐसा कानून था जिसने ब्रिटिश सरकार को इंडियन लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर्स पर सख्त नियंत्रण रखने के पूरे अधिकार दे दिए। अगर कोई भी खबर सरकार को सेडिशस यानी देशद्रोही लगती तो वो उस न्यूज़पेपर के प्रेस को जब्त कर सकते थे। बाल गंगाधर तिलक की केसरी जैसे पेपर्स इसका बड़ा निशाना बने। तो ये थी प्रिंट की पूरी कहानी, चाइना से लेकर यूरोप और आखिर में भारत तक। हमने देखा कैसे इस एक इन्वेंशन ने पूरी दुनिया को बदल दिया। अच्छा, अब इस कहानी को एग्जाम के नंबरों में कैसे बदलना है, चलिए उस पर फोकस करते हैं। ये हैं वो 5 सबसे जरूरी बातें जो इस चैप्टर से याद रखनी हैं। 1. प्रिंट ने किताबों को सस्ता और आम लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाया। 2. एक नई रीडिंग पब्लिक पैदा हुई। 3. इंडिया में नेशनलिज्म बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल था। 4. नॉवेल जैसे नए राइटिंग फॉर्म्स पॉपुलर हुए। और 5. सरकारों ने इस पर सेंसरशिप लगाई। सिंपल है ना? अब थोड़ा दिमाग चलाते हैं। जरा सोचिए, अगर प्रिंटिंग प्रेस कभी इन्वेंट ही ना हुआ होता तो? या फिर ये सोचिए, लिखे हुए विचार बोले गए विचारों से ज्यादा खतरनाक क्यों माने जाते थे? और ब्रिटिश सरकार को आखिर इंडियन प्रेस से इतना डर क्यों था? इन सवालों के जवाब सोचेंगे तो चैप्टर और गहराई से समझ आएगा। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। 1 मार्क में बिल्कुल सीधा सवाल आएगा, जैसे प्रिंटिंग प्रेस किसने इन्वेंट किया। 3 मार्क्स में आपसे क्यों पूछा जाएगा, जैसे वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट क्यों पास हुआ। और 5 मार्क्स में कैसे या एक्सप्लेन करने वाले सवाल आते हैं, जिसमें पूरा प्रोसेस समझाना होता है। कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना है। पहली, प्रिंट कल्चर का मतलब सिर्फ किताबें नहीं है, इसमें न्यूज़पेपर्स, कैलेंडर्स, पोस्टर्स सब कुछ आता है। दूसरी, यूरोप और इंडिया की टाइमलाइन को मिक्स मत करना। और तीसरी, सेंसरशिप के रोल को कम मत समझना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था उस दौर का। चलो फाइनल रैपिड रिवीजन मेरे साथ। कहानी शुरू हुई चाइना, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, फिर यूरोप में आई गुटेनबर्ग प्रेस। इसका असर क्या हुआ? रीडिंग पब्लिक बनी, रिफॉर्मेशन हुआ। फिर इंडिया में आई मिशनरीज के थ्रू, और इससे नेशनलिज्म बढ़ा। और आखिर में क्या हुआ? कंट्रोल यानी सेंसरशिप। बस हो गया पूरा चैप्टर रिवाइज। और आखिर में एक एग्जाम टिप, हिस्ट्री को फैक्ट्स और डेट्स की लिस्ट मत समझो, इसे एक कहानी की तरह समझो, कॉज और इफेक्ट की कहानी। हमेशा खुद से पूछो, ऐसा क्यों हुआ और इसके बाद क्या हुआ। अगर इस लॉजिक को पकड़ लिया तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल द बेस्ट।